हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सारे ट्रेंडिंग क्रिकेट टॉपिक्स के बारे में, सारा मिर्च मसाला जो भी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूपीएल के बारे में, आरसीबी के बारे में। भाई ये टीम ना हमारे मेंस टीम से बिल्कुल मैच खाती है। एक लॉरेन बेल है जो अपोजिशन को रन नहीं बनाने देती। भाई डेब्यू हुआ है उसका इस बार, बट वो अपोजिशन को रन ही नहीं बनाने देती है। वो ऐसा चोक करके रख देती है अपोजिशन को कि भाई आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है अपना विकेट फेंकने के अलावा। ठीक है, आप ट्राई करने चाहते हो, आप विकेट फेंक देते हो। भाई मोस्टर टीम बनाई है यार। ग्रेस हैरिस को देख लो भाई, स्मृति मानधना और ग्रेस हैरिस ने 12-13 ओवर में भाई वो 143 रन का टारगेट चेस कर लिया यार। क्या यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया? इतना कौन धोता है, इतना कौन मारता है यार। एक वो नडायन दी क्लर्क करके प्लेयर है, उसने वो फर्स्ट वाला मैच कैसे जीता है यार। पूरा मैच मुंबई इंडियंस के हाथ में था, वहां से उस मैच को छीन के वो नडायन दी क्लर्क ने एक विक्ट्री दिलवाई अपनी टीम को इस डब्ल्यूपीएल सीजन। सेकंड मैच भी आरसीबी जीत रही है, टॉप ऑफ द टेबल बैठी है। रन रेट देखो 1.9, भाई पॉजिटिव 1.9 का रन रेट है। इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद रन रेट ऐसे गया है आरसीबी के ऊपर। और अगर आरसीबी इस बार अपना सेकंड टाइटल भी जीत लेना तो हैरान मत होना, क्योंकि टीम ही ऐसी बनाई। मेंस टीम में फिल सॉल्ट जो काम करते थे वो यहाँ पर ग्रेस हैरिस कर रही है। स्मृति मानधना का तो हमें पता ही है, वो इन फॉर्म बल्लेबाज है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या बॉलिंग लाइनअप, क्या बैटिंग लाइनअप। लोरेन बेल आके आपको रन नहीं बनाने देती है, नडायन दिख लगा के बैक टू बैक विकेट्स ले लेती है। 12.1 ओवर में आप मैच जीत जाते हो। इस बार सेकंड टाइटल आरसीबी का पक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे रिकॉर्ड की जिसको शायद ही कभी कोई तोड़ पाएगा। 15 ईयर्स, 8 वर्ल्ड कप टाइटल, 7,000 इंटरनेशनल रन, almost nearly 300 matches. The queen of big stages, Australian captain Elisa Haley announces her retirement from all forms of cricket after this India versus Australia ODI series. T20I से उन्होंने immediate retirement ले लिया, क्योंकि वो चाहती है कि ऑस्ट्रेलियन टीम यूज टू हो जाए। आने वाला जो T20I वर्ल्ड कप है उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम यूज टू हो जाए, दूसरे प्लेयर्स की को दूसरे कॉम्बिनेशन ट्राई करके। एलिजा हेली का ये बड़प्पन देख के मैं फैन हो गया भाई उनका। अब वो दिखने वाली है सिर्फ वर्सेस इंडिया वाली ओडीआई सीरीज में, एंड उसके बाद फाइनल शोडाउन, फाइनल फेयरवेल टेस्ट जो वो खेलने वाली है वो होगा मार्च 6 to 9 के बीच में 2026 पर्थ में, जहां पर मैं कह रहा हूँ इतने लोग आएंगे ना इनको देखने के लिए, पूरा स्टेडियम फुल होगा भाई। क्योंकि जो रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं, जो टाइटल्स इन्होंने जीते हैं, जो एक कैप्टनसी का तरीका इन्होंने चेंज किया है ना, उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। एलिसा एली की एक लाइन बहुत मुझे याद आती है कि द वेल इज रनिंग ड्राई। सो मैं आपको ना काउंटर करके एक छोटी सी लाइन और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। मे द वेल इज ड्राइंग राइट नाउ, बट योर परफॉर्मेंस, योर रिकॉर्ड्स, your attitude is overflowing right now. You have redefined what it meant to be a match winner. बहुत सारे यंग प्लेयर्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन है, एंड आपका फेयरवेल मैच मैं कहने वाला हूँ आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट डे होने वाला है। थैंक यू सो मच अली सहरी। आगे चलते हैं और बात करते हैं हेड कोच गौतम गंभीर के बारे में। गौतम गंभीर फिर से सुर्खियों में है, और इस बार ना मैं गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला। इस बार मैं गौतम गंभीर को सपोर्ट करने वाला हूँ। भाई मेरे कुछ 2-3 फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर जिन्होंने मुझको कुछ क्वेश्चन भेजे, मैं आपको एक समराइज वे में बताऊंगा, आप समझ जाना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया, पहले पहले समझ लेते हैं कि सुर्खियों में क्यों है गौतम गंभीर। भाई सिलेक्शन को लेके, आयुष बडोनी वाला मैटर लेके, वॉशिंगटन सुंदर इंजरी थी फिर भी उसको खेलने के लिए भेजा, वो मैटर लेके। तो इसी के रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे, मैं आपको सिंपल सादे फैक्ट्स में बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि क्यों आयुष बडोनी। हमारे पास ऋतुराज गायकवाड़ है, हमारे पास रियान पराग है, हमारे पास नीतीश कुमार रेड्डी ऑलरेडी अवेलेबल है टीम में, तो क्यों आयुष बडोनी आउट ऑफ नो वेयर, वाई आयुष बडोनी। तो मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ। वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी के बाद रियान पराग के लिए ही कॉल अप जाने वाला था, लेकिन रियान पराग भी इंजर्ड है, ऋषभ पंत इंजर्ड है। ऋतुराज गायकवाड़ को इन्होंने क्यों नहीं देखा वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन आयुष बदोनी राइट आर्म ऑफ स्पिन करते हैं। भाई फिनिशर है बंदा, मास्टर ऑफ चेजेस है, बहुत अच्छा फील्डर है, 7वें 8वें नंबर की पोजीशन पे बहुत अच्छा खेलता है। तो वो वॉशिंगटन सुंदर का एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, इस वजह से आयुष बदोनी को कॉल अप गया है। एंड अगर रियान पराग अवेलेबल होते तो ऑब्वियसली उनको ही कॉल जाता, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो ऑब्वियसली वो तो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं लेके आया, वो बंदा तो कहीं पे भी खेल लेता है यार। सेकंड क्वेश्चन आया था वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी को लेके, कि क्रिटिसिज्म आ रहा है बेसिकली कि जब शुभमन गिल इंजर्ड हुए थे आपने उनको प्रोटेक्ट किया, आपने उनका फेवर किया, आपने उनको फुल रेस्ट दिया, बट जब वॉशिंगटन सुंदर को इंजरी हो जाती है आपने उसको खेलने के लिए क्यों भेजा, जब आपको पता था कि आपकी टीम जीतने वाली है। भाई देखो यहाँ पर ना इंडिविजुअल चॉइस भी होती है। हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर खुद आना चाहते हो अंदर, हो सकता है वो रन्स बनाना चाहते हो टीम के लिए, तो व्हाई नॉट वॉशिंगटन सुंदर। भाई इंजरी हुई है, वी एग्री विद दैट, बट इसमें गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब भी मैं देता हूँ कि गंभीर को डिफेम करने की कोशिश मत करो, इट कुड बी अ पर्सनल चॉइस, ठीक है। सिंपल सा फैक्ट में ये समझते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन मुझे आ रहा था हर्षित राणा को लेके, कि भाई हर्षित राणा को भी तो फेवरेटिज्म देता है, आयुष बदोनी को भी फेवरेटिज्म ही दिया है। भाई हर्षित राणा के बारे में एक बात बताता हूँ, आपने क्रिटिसाइज किया, मैंने जम के क्रिटिसाइज किया हर्षित राणा को, लेकिन भाई ये बंदा ना
ये जब से इसको क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ है ना, ये बंदा सुन ही नहीं रहा है उस क्रिटिसिज्म को, ठीक है? यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, एयरपोर्ट लगा के प्रैक्टिस करता है, सुनता ही नहीं है। और इसने उन सब चीज़ों का जवाब ना इसके परफॉर्मेंस से बहुत सारे विकेट्स लिए हैं। लास्ट वाला जो ओडीआई मैच था ना, आप हर्षित राणा की वजह से जीते हो। अगर वो 29 रन नहीं बनाता ना, ठीक है? तो हर्षित राणा की वजह से आप वो मैच जीते हो। 2 क्रूशियल विकेट्स लेके एक तो ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी उसने। वरना ये टारगेट ना 400 के आसपास जाने वाला था ये टारगेट। न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को आप हल्का नहीं आंक सकते। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इंडियन टीम के करंट स्टेटस की। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली टीम के साथ राजकोट पहुंच चुके हैं एंड एक्सपर्ट्स की अगर माने तो राजकोट का जो पिच होता है वो फ्लैट बेड की तरह होता है, तो वहां पर जो रन्स है वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 350 के प्लस ही बनता है। और अगर इंडिया की बैटिंग पहले आ जाती है तो भाई इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया के बैटर्स, हमारे पास जो बैटर्स हैं वो इतने कैपेबल हैं कि 400 प्लस का टारगेट इजीली दे सकते हैं। एंड विराट कोहली के 93 मैच विनिंग रन्स के बाद अब फैंस वेट कर रहे हैं कि कब विराट कोहली की एक और इनिंग आए, कब विराट कोहली का एक और शतक आए। क्योंकि इस बंदे ने जो स्टैंडर्ड गॉड लेवल स्टैंडर्ड सेट कर रखा है ना, हम उससे नीचे उतर ही नहीं रहे हैं। हमको अब इस बंदे का 80-90 वाला सीन ही नहीं चाहिए, हमको सेंचुरी चाहिए। हमको इस बंदे को 135 चाहिए, 155 चाहिए, भाई ऐसे रन चाहिए हमको। हम बात कर रहे हैं 400 के टारगेट की, लेकिन आपको पता होगा वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। न्यूजीलैंड टीम उस दिन वो चेस कर लेती वो 422-23 रन का टारगेट, क्रूज कर गए थे वो भाई। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जीत जाएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली वो सेमीफाइनल हम लोग जीते और फाइनल में पहुंच गए थे। सो न्यूजीलैंड को आप हल्का नहीं आंक सकते, ये आपको कभी भी गेम से बाहर कर सकते हैं। फर्स्ट ओडीआई में यही होने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूपीएल की। भाई वुमेन्स प्रीमियर लीग इस टाइम की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीग है और आरसीबी ने अपना टॉप पोजीशन सिक्योर कर लिया है ऑलरेडी। और मुंबई के लिए थोड़ा सा ब्लो मेरे को लग रहा है इस सीजन में, क्योंकि सीजन की शुरुआत में आप अगर आप हारते हो ये मैच, सीजन की शुरुआत में आप 2 मैच हार जाओगे और इट विल बी अ बिग ब्लो फॉर यू। लेकिन मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली उनकी रेपुटेशन के हिसाब से वो कमबैक करना जानते हैं, वो कमबैक करेंगे एंड वो हो सकता है टाइटल भी ले जाए। बट इस बार आरसीबी खतरनाक लग रही है एंड सेकंड टाइटल अगर आरसीबी ले जाए तो हैरान मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईसीसी वर्सेस बीसीबी वाले कॉन्फ्लिक्ट की। तो आईसीसी वर्सेस बीसीबी का जो भी कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोवर्सी जो भी चल रही है वो अब थोड़ा इंटेंस होता जा रहा है। बीसीबी मानने को तैयार नहीं है। आईसीसी ने बहुत प्यार से बीसीबी को समझा लिया है, रिक्वेस्ट तक कर लिया कि आप आपके स्टांस को रिकंसिडर कर लीजिए। हम मैचेस के वेन्यू चेन्नई या त्रिवेंद्रम में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो रट पकड़ रखी है बिल्कुल कि भाई हम तो नहीं हिलेंगे, और कहते हैं कि हम 1 इंच भी हमारे डिसीजन से आगे पीछे नहीं होंगे। भाई साहब इनको सेफ्टी कंसर्न्स है इंडिया में, मतलब इतना आयरोनिक है ना ये सुनना भी कि भाई इंडिया में आपको सेफ्टी कंसर्न्स है। अब बहुत सारी अलग अलग चीजों से जोड़ा जा रहा है कि पॉलिटिकल टेंशन भी है, आपने आईपीएल से हमारे प्लेयर को निकाला तो उसको भी खतरा है वगैरह वगैरह, पता नहीं फालतू पता नहीं क्या बकबक किए जा रहे हैं। एंड जिस चीज का कोई पॉइंट ही नहीं है उसी चीज पे फोर्स किए जा रहे हैं यार। तो ऑब्वियसली आईसीसी क्यों मानेगा? आईसीसी ने तो फैक्ट चेक करा के सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स चेक करा के आईसीसी ने बोला है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। सो अब अगर बीसीबी नहीं मानता है, नाउ व्हाट विल हैपन विद देम? तो भाई ऐसा है, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने रिसर्च करी है, अगर बीसीबी नहीं मानता है, 26 जनवरी की डेडलाइन है, अगर बीसीबी नहीं मानता है, यहाँ अपीयर नहीं होता है, तो बीसीबी को इस टूर्नामेंट से हाथ धोना पड़ेगा, इस टूर्नामेंट से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। सो मैंने मैंने ऐसा पढ़ा है और मुझे ऐसा हिंट मिला है कि आईसीसी ने जर्सी और स्कॉटलैंड को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है बीसीबी का दिमाग खराब हो चुका है और ये अगर नहीं माने तो 26 जनवरी के बाद इनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा और ग्रुप सी में जो इनकी जगह खाली होगी उस जगह पर या तो जर्सी या फिर स्कॉटलैंड की टीम आएगी और पूरा टूर्नामेंट खेलने वाली है। एंड एक और चीज इसमें ऐड होती है, अगर बीसीबी ने पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट वायलेट किया, यहाँ पर वो अपीयर नहीं हुए, अगर वो वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो उनको मैसिव फाइन लगने वाला है, जो कि सबसे बड़ा ब्लो होगा बीसीबी के लिए, बहुत फाइनेंशियल लॉस होने वाला है एंड सारे आईसीसी इवेंट से उनको बैन कर दिया जाएगा। तो भाई इसमें सबसे बड़ा नुकसान ना बीसीबी का ही है। अगर ये अपनी अकड़ से नहीं हटे ना तो भाई आईसीसी बहुत अपर लेवल की चीज है और इनसे भिड़ना मत आप, ठीक है? तो यही सारा मिर्च मसाला था आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर ले मुझे जाकर। और यहाँ पर बहुत सारी चीज डिटेल्स छूट जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी आर टू आर डिटेल्स आती हैं, आर टू आर वीडियोज आते हैं, मैं ही वीडियोज बनाता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर दो, इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो जरूर करते। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।